एंटीनरी सॉकेट से, यहां से इसकी उत्पत्ति होगी। और एंटीनरी सॉकेट के पास में यहां पर एक जोड़ी ऐसे स्पॉट पाए जाते हैं, और इन स्पॉट को हम बोलते हैं बेटा ओसिलर स्पॉट। ओसिलर स्पॉट कहते हैं इनको। आप लोगों को पता हो तो जब अपन ने आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ा था तो उसमें मैंने लिखाया था बेटा कि सिंपल आई को ओसिलस कहते हैं और एक होगा कंपाउंड आई। तो जो इसमें सिंपल आई तो बेटा कोई काम ही नहीं है ना, क्योंकि यहां पर तो कंपाउंड आई प्रेजेंट है देखने के लिए। इसलिए जो ओसिलस सिंपल आई है वो इसमें वेस्टिजियल होगी। बाकी के बेटा जो अदर इंसेक्ट, दूसरे ऐसे इंसेक्ट जिनमें कंपाउंड आई नहीं होता है, तो उनमें सिंपल आई होगा। तो उनमें सिंपल आई, कंपाउंड आई, एक्चुअल में बता ये फोटो रिसेप्टर ही तो हो गए ना। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे जो आईज होती है ये फोटो रिसेप्टर होता है, तो किसके प्रति संवेदनशील हो गए? लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। तो यहां पर ये वेस्टिजियल हो गया बेटा ओसिलर स्पॉट। अब इसके फ्रॉन्स के नीचे की तरफ यहां पर एक और काइटिन की प्लेट पाई जाती है। फ्रॉन्स के नीचे की तरफ एक और काइटिन की प्लेट पाई जाएगी, और इस काइटिन की प्लेट को बोलते हैं क्लाइपियस। क्लाइपियस, ये भी बेटा काइटिन प्लेट है, इसको क्लाइपियस बोलेंगे। अब इसके फ्रॉन्स और क्लाइपियस के पार्श्व में, इनके पार्श्व में ये यहां पर और काइटिन की प्लेट होती है, और इनको बोलते हैं बेटा जीना। इनको जीना कहते हैं। क्लाइपियस के नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है बेटा लेब्रम। लेब्रम जो इसका ऊपरी होठ बनाता है, और फिर यहां से कुछ ऐसे पल्प बाहर की तरफ निकले होंगे। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ जो संरचना निकली हुई है इसको हम कहते हैं बेटा मैक्सिलरी पल्प, और जो अंदर की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं लेबियल पल्प। लेबियल पल्प, उनको लेबियल पल्प कहते हैं। तो अगर आप कॉकरोच के हेड को फ्रंट से, सामने से देखते हो तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है बेटा, तो ये ट्राइएंगुलर हेड हो गया। ये आप ये मान के चलो कि अपन इस तरह से ये अपने सामने से अपने को देख रहा है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। सबसे ऊपर आपको दो बड़ी काइटिन की प्लेट दिखेगी जिसको एपिक्रेनियल प्लेट कहते हैं। दोनों के जॉइंट को मीडियन सचर बोलेंगे। कॉकरोच के सिर के पृष्ठ भाग को वर्टेक्स कहते हैं। इन एपिक्रेनियल प्लेट के रीजन में कंपाउंड आई एक जोड़ी होंगे। एपिक्रेनियल प्लेट के नीचे एक बड़ी काइटिन की प्लेट फ्रॉन्स जो इसका ललाट बनाती है। यहां पे एक जोड़ी ओसिलर स्पोर्ट और एक जोड़ी एंटेनरी सॉकेट है। एंटेनरी सॉकेट से एंटेनी बाहर निकलेंगे। फ्रॉन्स के नीचे क्लाइपियस होगा, ये भी काइटिन की प्लेट है। और फिर बेटा इसके मुखांग आ जाते हैं, जैसे लेब्रम, मैक्सिला और लेबियम। तो ये इसके मुखांग है। ये जो मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प है, इनको भी हम अलग से डायग्राम के थ्रू बात कर रहे हैं, डायग्राम्स इनको भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने केवल इसके हेड पार्ट की स्ट्रक्चर को देखा। बेटा मुखांगों का डायग्राम मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेब्रम, मैक्सिला, लेबियम, मैंडिबल, हाइपोफेरिंग्स, ये सब किस तरह से अरेंज होते हैं उनको अलग से देखेंगे। अब इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा यहां पे सिर संपुट के उपांग। सिर संपुट के उपांग की कौन कौन से अपेंडिसेस यहां पर पाए जाते हैं, जिनमें पहला उपांग है जैसे एंटीनी, या फिर आप इसको तंतु रूपी श्रृंगिका भी कह सकते हैं। एंटीनी या श्रृंगिका, देखो बेटा संख्या में ये एक जोड़ी होगा, श्रृंगिका संख्या में एक जोड़ी है। फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म मतलब तंतु रूपी या सूत्र रूपी हो गया। लंबा, खंडीय,
सेगमेंटेड है, हमने स्ट्रक्चर में भी ऐसे बनाया, वह अशाखित। अशाखित है बेटा, कोई भी ब्रांच यहां से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। और इसके इस भाग में ग्राही ग्राही पाए जाते हैं। ये एक संवेदी संरचना है। आपसे पूछा रहा है कि कौन कौन से रिसेप्टर होंगे, तो आप कहोगे कि सर यहां पर स्पर्श व गंध के लिए, स्मेल के लिए और टच के लिए रिसेप्टर यहां पर एंटीनी के अंदर पाए जाते हैं। स्पर्श के लिए हैं और टच के लिए रिसेप्टर एंटीनी में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा जो उपांग है वो बात कर रहे हैं यहां पर हम ओसिलर स्पॉट की। ओसिलर स्पॉट, ओसिलर स्पॉट ये कॉकरोच में अवशेषी है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इसको। कॉकरोच में अवशेषी है क्योंकि इसमें कंपाउंड आई हो गए, इसलिए इसको सिंपल आई की जरूरत ही नहीं है। जबकि अन्य आर्थ्रोपोडा में, अन्य आर्थ्रोपोडा में प्रकाश के लिए संवेदी, ठीक है। जो अदर आर्थ्रोपोडन्स होते हैं उसमें लाइट के लिए ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है। और तीसरी संरचना होती है बेटा यहां पर कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र। इसके बारे में बेटा ज्यादा डिटेल यहां पर नहीं देख रहे अपन, क्योंकि बाकी तो मैं आपको जब संवेदी संरचना, इसके सेंसरी ऑर्गन पढ़ाऊंगा उसमें स्ट्रक्चर बताऊंगा इसके आगे। अभी मैं केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट बता रहा हूं कि ये एक जोड़ी है काले रंग के वृक्क आकार के, काले रंग व वृक्क आकार के पृष्ठ पार्श्व में पाए जाते हैं, पृष्ठ पार्श्व में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो इकाई होती है कंपाउंड आई की, उसको हम बोलते हैं बेटा ओमेटीडिया, ओमेटीडिया। और हिंदी में इसको कहते हैं नेत्रांशक। ऐसे लगभग 2000 ओमेटीडिया होते हैं जो मिलकर के कंपाउंड आई बनाते हैं। और इसका जो फोर्थ पार्ट अपन पढ़ रहे हैं ये है बेटा यहां पर इसके मुखांग, मुखांग, माउथ पार्ट्स। आपको पता है बेटा इसमें कि कॉकरोच में काटने व चबाने वाले प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट्स यहां पर पाए जाते हैं। और इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है वो समझो। देखो बेटा मुखांग में सबसे ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ यहां पर जो संरचना होती है वो होती है बेटा इसमें लेबियम, सॉरी लेब्रम। सबसे ऊपर की तरफ जो संरचना होगी उसको लेब्रम बोलते हैं अपन। लेब्रम इसमें ऊपरी होठ बनाता है, ठीक है, ऊपरी होठ बनाएगा। फिर लेब्रम के पार्श्व में, पार्श्व में यहां पर जो स्ट्रक्चर है इस संरचना को हम कहते हैं यहां पे मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल। ये इसमें बेटा मैंडिबल हो गए यहां पर। तो ऐसे देखो ये दो मैंडिबल पाई जाती है यहां पे, ठीक है। ये दो मैंडिबल हैं। मैंडिबल में इसमें दो क्षेत्र पाए जाते हैं। तो एक क्षेत्र को तो हम कहते हैं यहां पर पोषण क्षेत्र, और एक क्षेत्र को अपन कहते हैं कृंतक क्षेत्र। कृंतक क्षेत्र ये काटने का काम करता है, इसलिए इसको
स्तन क्षेत्र बोला जाता है। देखो पोषण क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं अपन, ये माउथ पार्ट है, इसको एक्चुअल में ग्राइंडिंग रीजन कहते हैं, है ना। ये हिंदी में तो इसको देखो पोषण क्षेत्र लिख रखा है यहाँ पे, और इंग्लिश में लिख रखा है ग्राइंडिंग क्षेत्र। ये देखो पोषण क्षेत्र और ग्राइंडिंग क्षेत्र। तो ग्राइंडिंग मतलब कि पोषण को ही ग्राइंडिंग क्षेत्र कहते हैं, जो ग्राइंड करने का काम करेगा। और जो कृंतक क्षेत्र है उसको लिख रखा है इंसाइजन रीजन, जो काटने का काम करता है। तो मैं इसके इंग्लिश के नाम भी यहां पर लिख देता हूं। पोषण क्षेत्र को तो हम बोलेंगे यहां पर ग्राइंडिंग एरिया, जो ग्राइंड करने का काम करता है, इसलिए इसको ग्राइंडिंग एरिया कह रहे हैं। और कृंतक क्षेत्र को कहता है इनसाइजन एरिया, इनसाइजन एरिया। तो इनसाइज एरिया मतलब कृंतक क्षेत्र, ये काटने का कार्य, और ग्राइंडिंग एरिया का होगा बेटा ग्राइंड करना। ग्राइंड करना मतलब पीसने का कार्य, चबाने या पीसने का कार्य। तो ये हिंदी में बेटा गलत बात होती है इस तरह से कि इसको पोषण क्षेत्र नहीं कहना चाहिए, है ना। ये ग्राइंड करने का काम करेगा, उसको पीसने का काम करेगा। तो आप समझ जाना, यहां पर मैंने इसमें ये दोनों चीजें इंग्लिश के अकॉर्डिंग नोट कर दी है। तो ये हो गए बेटा इसकी मैंडिबल। अब मैंडिबल के नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से यहां पर एक संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को हम कहते हैं यहां पे मैग्जिली। आप लोगों को बेटा ये थोड़ी करना है कि भाई हमें, है ना, जो केवल इसके अकॉर्डिंग इनके नाम मतलब स्ट्रक्चर को अपने को चाहे बनाओ मत बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोगों को बस केवल इसकी संरचना को याद करना है कि अगर आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर आए तो बस तुम देख करके बेटा उसको आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ सर ये मैंडिबल है और ये मैग्जिला है। क्योंकि कई बार बेटा डायग्राम दे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बस केवल स्ट्रक्चर को देख करके उसको आइडेंटिफाई करने का काम करना है। देखो ये बेटा दो मैग्जिला हो गई, और ये मैग्जिलरी पल्प है जो साइड में निकाला ना, देखो ये वाले हैं बेटा मैग्जिलरी पल्प। जो अभी इसके हेड वाले डायग्राम से बाहर निकाली थी ना संरचना, वो वाले मैग्जिलरी पल्प है ये। और अब सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा यहां पर लेबियम। सबसे नीचे की तरफ यहां पे दिखाई देगा इस तरह से, ये लेबियम पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये है बेटा इसका लेबियम, और ये लेबियम पल्प हो गए। ठीक है, ये है बेटा यहां पर लेबियल पल्प। लेबियल पल्प, इन लेबियल पल्प पर भी स्पर्श प्लस गंध प्लस स्वादग्राही ये पाए जाते हैं। लेबियम पर भी पाए जाते हैं बेटा, यहां पर भी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सबसे ऊपर वाली संरचना है, इसको तो अपन कह रहे हैं बेटा यहां पर एक नंबर पर लेब्रम, सॉरी, हाँ लेब्रम। और जो लेब्रम है ये बनाता है इसका ऊपरी होठ, अपर लिप बना रहा है, ऊपरी होठ बनाता है। फिर इसके बाद में दूसरी स्ट्रक्चर आ गई बेटा मैंडिबल। मैंडिबल
मैंडिबल इसमें ऊपरी जबड़ा बनाता है। कंफ्यूज मत हो ना ह्यूमन को लेकर के, अपने में निचला जबड़ा होगा, इसमें मैंडिबल ऊपर की तरफ होता है। और ये फिर इसके बाद में तीसरी संरचना हो गई बेटा मैग्जिला। मैग्जिला, मैग्जिला इसमें निचला जबड़ा बना रहा है। लोअर जा, और सबसे नीचे की तरफ जो संरचना हो गई, इसको अपन कह रहे हैं बेटा यहां पर लेबियम। लेबियम जो निचला होठ बनाता है। निचला होठ बनाता है। तो देखो ये चार, जैसे आप इसके माउथ पार्ट को देखो कि सबसे ऊपर लेब्रम, फिर मैंडिबल, फिर मैग्जिला, और सबसे नीचे आपको लेबियम दिखाई देगा। अब ये जो मुखांग है वो अंदर की तरफ देखो बेटा एक एरिया को घेरे हुए हैं। ये देखो जहां पर मैंने ये ऐसे क्रॉस किया, इस एरिया को घेरे हुए हैं। जिस एरिया को ये घेरे रहते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं बेटा प्री ओरल केविटी। ये जो मुखांग है वो एक गुहा को घेरे हुए रहते हैं। तो ये जो मुखांग जिस गुहा को घेरे हुए हैं, इस गुहा को हम कहते हैं बेटा यहां पर प्री ओरल केविटी। प्री ओरल केविटी, या फिर आप इसे हिंदी में पूर्व मुख गुहा भी कह सकते हैं। अब बेटा ये जो प्री ओरल केविटी है, इस प्री ओरल केविटी के फर्श पे यहां पर एक संरचना और पाई जाती है इस तरह से, और इस संरचना को हम कहते हैं हाइपोफेरिंग। तो ये जो संरचना मैंने बनाई है ना, इसको हम कहेंगे हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। अब हाइपोफेरिंग्स बेटा ये एकाइटिनी संरचना है। एकाइटिनी संरचना मतलब ये काइटिन का बना हुआ नहीं होता है। इसका कार्य आप इसको जिह्वा के समान मान सकते हो, कि कॉकरोच की जिह्वा बनाती है, ये मान सकते हो आप इसको जिह्वा के समान है। और प्री ओरल केविटी के ओरल केविटी के फर्श पर प्रेजेंट होती है। प्री ओरल केविटी के फर्श पर पाई जाती है, और हाइपोफेरिंग्स के आधारी भाग पर, आधारी भाग पर यहां पे लार ग्रंथि ओपन होती है। लार ग्रंथि आकर के खुलती है हाइपोफेरिंग्स के आधारी भाग पर। ठीक है बेटा, ये इस तरह से मुखांग होंगे। देखो अब मैं आपको एक बार इसमें ये एनसीईआरटी के डायग्राम को समझाऊं। ठीक है, तो एक बार देखो मैं ये डायग्राम भी यहां पर अपलोड करके इसको भी समझा देता हूं, 1 मिनट। एक मिनट बेटा, है ना, इसको बता रहा हूं मैं डायग्राम को एक बार।
क्योंकि इसमें डायरेक्ट है ना बेटा, यहां से भी क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो वैसे तो मैंने जो डायग्राम बनाए वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाए सारे, पर फिर भी एक बार यहां से भी देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या होगा। ये सबसे पहले वाला डायग्राम देखो बेटा एक बार आप, है ना, ये जो पहले वाला डायग्राम है ये कॉकरोच के हेड पार्ट का डायग्राम है। जहां पर आपको देखो ये संरचनाएं पता लग रही है, क्योंकि इसमें वही बेटा नाम को इरेज करके ए बी सी डी इस तरह से नोट कर दें, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे आपसे। तो ये देखो बेटा, ये तो है संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई, पृष्ठ पार्श्व में स्थित है, बड़े वृक्कनुमा होता है, काले रंग के होते हैं। और ये है बेटा नेत्रक, नेत्रक बोलते हैं ओसिलर स्पॉट को। ये देखिए इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में ये ओसिलस को कह रहे हैं, ठीक है, ओसिलस को कह रहे हैं, सिंपल आई जो होती है ना उसको कह रहे हैं ये अपन। फिर आगे देखो, यहां पर लिख देता हूं मैं, नेत्रक बोल रहे हैं ओसिलस, ओसिलस को कह रहे हैं, ये है बेटा यहां पर कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। और ये पार्ट हो गया बेटा इसमें एंटीनी, एंटीनी। एंटीनी के बाद में नीचे देखो ये है मैक्सिला बेटा, लेबियम, लेबियम, लेब्रम और मैंडिबुल, है ना, ये इस तरह से पार्ट्स हो गए। अब इसमें दो जगह पर लेबियम और लेबियम लिख रखा है। अब इसको देखो आप इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में, एक को लेब्रम दे रखा है और एक को लेबियम दे रखा है। देखो बाकी कोई पार्ट दूसरा लेबल कर नहीं रखा है यहाँ पे, है ना, दूसरा कोई पार्ट लेबल कर नहीं रखा है। और अपने यहां पर देखो इसमें इसको अलग से दे रखा है, तो आप इस वाले पोर्शन को यहां से हटा देते हैं अपन। ये इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो हाँ बिना वजह फालतू में कंफ्यूज होंगे, कोई मतलब नहीं है। बाकी देखो मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम और लेबियम बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये है बेटा यहां पर लेबियम। तो आप एक बार है ना इस संरचना को भी यहां से देख लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सा मैंडिबल कौन से को लेबल कर रखा है, लेब्रम कौन सा है, मैक्सिला कौन सा है, लेबियम कौन सा है। क्योंकि ये जो नीचे वाले चार पार्ट है ना बेटा, ये राइट टिक मार्क किए मैंने, इनमें ही दिक्कत आएगी, बाकी ऊपर वाले पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक तो इन चार पार्ट की प्रैक्टिस कर लेना है ना, कि लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल और मैक्सिला कौन सी बता रखी है यहाँ पे। साइड वाला डायग्राम देखो बेटा, ये मुखांग है, तो ऊपर वाला देखो ये लेब्रम अपर लिप हो गया बेटा, ये अपर लिप है, ये बेटा इसका अपर जा बना रहा है, ये मैक्सिला इसका लोअर जा हो गया। और जो लेब्रियम, लेब्रियम नहीं है लेबियम है, लेबियम जो है ये बना रहा है इसका लोअर लिप, ये लोअर लिप बना रहा है। हाइपोफेरिंक्स को आप कॉकरोच के टंग के समान संरचना मान सकते हो, जिह्वा के समान। अब इसमें ये सभी संरचनाएं बेटा काइटिन की बनी होती है, हाइपोफेरिंक्स काइटिन का नहीं होता है। बाकी लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम ये सारे काइटिन के बने होते हैं। आपको बस केवल बेटा इन संरचनाओं को देख करके केवल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सर मैंडिबल है, कौन सा लेब्रम है, कौन सा लेबियम है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि ये जरूरी नहीं है बेटा, ये जो दूसरा वाला डायग्राम है ना, जैसे पहले वाला डायग्राम तो हेड हो गया, दूसरा वाला डायग्राम है बेटा इसका माउथ पार्ट का। तो आपसे कोई ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा इतना बड़ा डायग्राम दे देगा। हो सकता है मैक्सिला का डायग्राम वहां से कट करके पेस्ट कर दे पेपर में, और अब पूछे कि दी गई संरचना के आधार पर सही विकल्प का चयन करो, या दी गई संरचना कौन सी है ना। तो वो अलग अलग डायग्राम दिए जा सकते हैं, इसलिए आपको इन सभी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, देखो इसमें मुखांगों में कौन कौन से टाइप हो गए, जैसे लेब्रम है, मैंडिबल है, मैक्सिली है और एक लेबियम है। लेब्रम एक, मैंडिबल दो, मैक्सिला दो, लेबियम एक, ये बेटा काइटिनस होते हैं। होगा, और ये काइटिनस, ये अकाइटिनस होगा। हाइपो जो फेरिंग्स है
ये अकाइटिनस है, ये काइटिन का बना हुआ नहीं है। अब बताओ आप लोग मुझे, मुखांगों के जो बारे में बताया है, ये आपको समझने में आया नहीं आया? माउथ पार्ट समझने में आए नहीं आए? क्लियर है? ठीक है, डायग्राम वगैरह सब तरह से पता लग गया बेटा, किस तरह से अपन बताएंगे? चलो ठीक है, अब आगे ध्यान दो। इसके बाद में नेक्स्ट भाग अपन देखो, सिर भाग हमने पूरा पढ़ लिया, दूसरा भाग अपन पढ़ रहे हैं बेटा वक्ष भाग। कितने सेगमेंट होते हैं बेटा वक्ष भाग में? जल्दी बोलो। तीन सेगमेंट, चाहे भ्रूण हो या वयस्क हो, दोनों में 3 सेगमेंट ही होंगे ना बेटा इसमें, है ना? दोनों में 3 सेगमेंट ही होते हैं। अब देखो बेटा 3 सेगमेंट के नाम क्या क्या हैं। इन 3 सेगमेंट के नाम है जैसे प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, और एक हो गया बेटा जी यहां पे मेटाथोरेक्स। ठीक है, अग्रवक्ष, इसको कहेंगे मध्यवक्ष, और इसको कहेंगे आप पश्चवक्ष। ऐसे 3 सेगमेंट हो गए बेटा थोरेक्स में। ठीक है, अग्रवक्ष ये बेटा लार्जेस्ट सेगमेंट होता है, लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा जो सेगमेंट है थोरेक्स का वो कौन सा होगा बेटा? प्रोथोरेक्स सबसे बड़ा सेगमेंट होता है। ठीक है, प्रोथोरेक्स सबसे बड़ा सेगमेंट होता है। ये डायग्राम देखो, और इस डायग्राम में देखो बेटा आप, ये वाला सेगमेंट देखो, ये सबसे बड़ा सेगमेंट दिख रहा है प्रोथोरेक्स, बाकी 2 और 3 नंबर वाला देखो, है ना, ये कम होते हैं, ये वाले कम होंगे तो मतलब छोटे होंगे, बाकी प्रोथोरेक्स सबसे बड़ा सेगमेंट होगा। इस भाग के टर्गम मोटे होते हैं, इस भाग के टर्गम, चलो कौन बच्चा बताएगा टर्गम क्या होता है? पृष्ठीय स्क्लेराइड को कहते हैं। इस भाग के टर्गम मोटे होते हैं, जिन्हें नोटम कहते हैं, नोटम कहते हैं, नोटम। ये बेटा जो वक्षीय टर्गम होते हैं, वक्ष भाग में जो टर्गम पाए जाते हैं उनको नोटम कहते हैं। जैसे प्रोथोरेक्स में टर्गम को प्रोनोटम, मीजोथोरेक्स में टर्गम को मीजोनोटम, मेटाथोरेक्स में टर्गम को मेटानोटम कहते हैं, है ना? तो ये टर्गम यहाँ के मोटे होते हैं, इसलिए उनको नोटम बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा बेटा वक्ष भाग के उपांग कौन कौन से होते हैं? तो वक्ष भाग में 2 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। एक तो बेटा एक उपांग है यहां पर 3 जोड़ी टांग, और एक उपांग है बेटा इसमें 2 जोड़ी पंख, है ना? तो ये वक्ष भाग में पाए जाते हैं। तो हम यहां पे जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें, वो पढ़ रहे हैं बेटा इनके टांग के बारे में, लेग। ठीक है, लेग के बारे में पढ़ते हैं। देखो कॉकरोच में 3 जोड़ी टांग हैं, 3 जोड़ी टांग प्रत्येक वक्षखंड में, प्रत्येक वक्ष खंड में एक जोड़ी टांग पाई जाती है, एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं, प्रत्येक वक्ष खंड में एक जोड़ी टांग होगी। तो टोटल 3 जोड़ी हो गई, संख्या में 6 हो गई, इसलिए इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं। जो इंसेक्टा क्लास होती है ना, उसको हेक्सापोडा भी बोला जाता है। अब देखो बेटा इसके टांग के सेगमेंट कौन कौन से होंगे। एक सेगमेंट हो तो इस तरह से होगा, यहां पर 2, 3, 4, और ये 5वां जो भाग है वैसे 5 खंडों में बटा रहता है। और इन खंडों के ऊपर ऐसे छोटे 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 रोम बाहर निकले होंगे, ऐसे ब्रिस्टल्स बाहर निकले होते हैं, छोटे छोटे रोम बाहर निकले होते हैं। कॉकरोच की टांग देखना आपको, ऐसे छोटे छोटे रोम कांटे जैसी संरचना दिखेगी इसके।
जो जैसे ये कभी अपने दीवारों में जो दरार वगैरह पड़ जाती है उनमें चलता है तो उसको गिरने से बचाती है, इसलिए ऐसे ब्रिस्टल्स यहां पर होते हैं। अब देखो बेटा कि कौन कौन से सेगमेंट यहां पर हैं। सबसे पहला सेगमेंट यह है कॉक्सा। कॉक्सा। दूसरा सेगमेंट को बोलता है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर। तीसरे सेगमेंट को बोलते हैं फीमर। फीमर। चौथे सेगमेंट को बोलते हैं टीबिया। टीबिया। और पांचवें सेगमेंट को बोलते हैं टार्सस। टार्सस। ऐसे होते हैं बेटा देखो, है ना, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया। ऐसे पांच खंडों में इसकी बॉडी बटी होती है, मतलब टांगों में ऐसे पांच सेगमेंट हो गए देखो। कोक्सा, ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसके टांग का सबसे चौड़ा खंड होता है, वाइडेस्ट सेगमेंट। लार्जेस्ट कह सकते हो। लॉन्गेस्ट फीमर टीबिया हो गया, सॉरी टीबीस कर दिया इसको, टीबिया आएगा यहां पर। टीबिया। ठीक है। दूसरा देखो बेटा ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर इसके टांग का सबसे छोटा खंड, ये हो गया बेटा ट्रोकेंटर। फीमर सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत खंड फीमर हो गया। टीबिया इसके टांग में सबसे लंबा खंड होता है, जो लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है ना वो टीबिया होता है। और टार्सस जो होता है ना बेटा, ये टार्सस इसमें पांच खंडीय संरचना है, ऐसे छोटे छोटे पांच खंडों में बटी होती है। और इनके जो खंड होते हैं बेटा टार्सस के, उन खंडों को हम कहते हैं टार्सोमियर। टार्सोमियर बोलते हैं इनके खंडों टार्सोमियर को। ठीक है, ये टार्सोमियर हो गए। अब इन टार्सोमियर के, प्रत्येक टार्सोमियर के बीच में, ये देखो ये ब्लू कलर से कुछ अलग से स्ट्रक्चर में बना रहा हूं यहां पे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बेटा प्लेंटुली। प्लेंटुली। और टार्सस के अंतिम खंड पर भी ऐसी ही एक संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को कहता है एरोलियम या पुलविलस भी कह सकते हैं। और टार्सस के अंतिम खंड पर एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको कहते हैं नखर। नखर। अब इनके फंक्शन देखो। नखर का कार्य होता है कि ये इसे खुरदरी सतह पर, खुरदरी सतह पर चलने में सहायता देते हैं, कि खुरदरी सतह पर चलने में सहायक होते हैं। और जो एरोलियम है ना बेटा, एरोलियम ये आसंजक गद्दी नुमा संरचना होती है। आसंजक गद्दी नुमा संरचना है। और एरोलियम या पुल विलस का कार्य चिकनी सतह पर चलने में सहायता देना होता है। चिकनी सतह पर चलने में सहायक, जैसे स्मूथ सरफेस होते हैं ना, जैसे दीवारों के ऊपर चलता है कोई, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो फिसल ना जाए, गिर ना जाए, तो उसमें हेल्प करता है एरोलियम या पुलविलस। जैसे छिपकली के अग्र पश्चपाद की अंगुलियों में भी तो होता है ना ऐसा, तभी तो देखो छत पर उल्टा लटक करके भी चल लेती है। तो ऐसे ही संरचना इनमें भी पाई जाती है, जिसको एरोलियम या पुलविलस कहते हैं। प्लेंटुली भी इसी तरह से है। तो प्लेंटुली का कार्य, इसका कार्य पुलविलस के समान होता है। जो पुलविलस काम करता है ना, उसी तरह से ये काम करेगा।
तो ये इसकी एक लेग की स्ट्रक्चर हमने देखी, एक टांग इस तरह से दिखेगी कॉकरोच की, जिसमें 5 भाग है, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस। टार्सस में यहां पर 3 संरचना संबंधित है, नखर जो खुरदरी सतह पर चलने में सहायता करेंगे, एरोलियम, पुलविलस और प्लेंटुली ये चिकनी सतह पर चलने में सहायता करता है। ऐसे 3 जोड़ी टांग है, प्रत्येक वक्ष खंड में एक जोड़ी टांग पाए जाते हैं, प्रत्येक वक्ष भाग में एक जोड़ी टांग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने इसके यहां पर एक उपांग अपन ने पढ़ लिया लेग के बारे में, और दूसरा उपांग अपन पढ़ते हैं यहां पर पंख के बारे में, विंग्स के बारे में। तो ये दूसरा उपांग है बेटा यहां पर पंख या विंग्स। देखो संरचना में, सॉरी संख्या में 2 जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं, है ना, 2 जोड़ी विंग्स होते हैं। और ये देखो किस तरह से है, 2 प्रकार के हैं बेटा ये पंख, 2 प्रकार के हैं। पहले बात तो मैं आपको एक बात इसमें बता दूं कि मध्य व पश्च वक्ष खंड में एक जोड़ी पंख प्रेजेंट, अग्रवक्ष में, अग्रवक्ष खंड में एब्सेंट होते हैं। समझ गए बेटा, प्रोथोरैक्स में नहीं होंगे, प्रोथोरैक्स में नहीं होंगे, मीजोथोरैक्स में एक जोड़ी पंख है और मेटाथोरैक्स में एक जोड़ी पंख है। मध्य वक्ष खंड में और पश्च वक्ष खंड में एक एक जोड़ी पंख प्रेजेंट होंगे, अग्र वक्ष खंड में कोई पंख नहीं होता है। तो इनको हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे एक हो गए बेटा यहां पर अग्र पंख और दूसरा हो गया पश्च पंख। अब अग्रपंख का मतलब ये मत समझना है ना कि अग्रवक्ष खंड में होते हैं, अग्रपंख आगे वाले, पश्चपंख पीछे वाले। तो अग्रपंख मध्य खंड में और पश्चपंख पश्च खंड में पाए जाते हैं, अग्र खंड में कोई भी पंख नहीं होते हैं। तो देखो बेटा अब आगे इसमें नोट कर रहा हूं मैं कि अग्रपंख मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स पर प्रेजेंट, और पश्च पंख मेटाथोरैक्स पर प्रेजेंट। पश्च पंख मेटाथोरैक्स पर होंगे, अग्रपंख मीजोथोरैक्स पर होते हैं। अग्रपंख ये लंबे, संकरे, चर्मिल मतलब लेदरी व मजबूत, मजबूत तथा काले रंग के, ब्लैक कलर के होंगे, तथा काले रंग के व अपारदर्शी हैं। ठीक है, लंबे, संकरे, चर्मिल व मजबूत हैं, काले रंग के व अपारदर्शी होते हैं। और जो पश्च पंख की बात करते हैं तो ये बेटा छोटे होंगे, चौड़े व झिल्ली नुमा, मेम्ब्रेनस होते हैं बेटा केवल ये, झिल्ली नुमा तथा पारदर्शी, पारदर्शी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होंगे। अब जो अग्र पंख है, विश्राम अवस्था में पश्च पंखों को, ये विश्राम अवस्था में, जब कॉकरोच विश्राम करता है, उड़ता नहीं है, काम नहीं कर रहा है, विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था में पश्च पंखों को व उदर खंडों को ढकते हैं, एब्डोमेन सेगमेंट को कवर करेंगे, उदर खंडों को ढकते हैं। अतः इन्हें
अतः इन्हें कवरिंग विंग, क्योंकि कवर करने का काम कर रहे हैं, एलिट्रा या फिर टैगमिना, एलिट्रा या फिर टैगमिना कहते हैं। ये इनके नाम होते हैं बेटा, या तो आप इनको एलिट्रा कह सकते हो या टैगमिना कह सकते हैं। उड़ने में काम नहीं आते, उड़ने में काम नहीं आते, इसलिए नॉन नहीं आते हैं, इसलिए नॉन फ्लाइट विंग भी कहते हैं। और ये जो पश्चपंख है ना बेटा, ये उड़ने में सहायक है, उड़ने में सहायक है, अतः इन्हें फ्लाइट विंग, फ्लाइट विंग भी कहते हैं, है ना, उड़ने में काम आते हैं ना, इसलिए इसको फ्लाइट विंग भी कहते हैं। देखो बेटा इस तरह से पोजीशन होगी कुछ इनकी। जैसे ये तो उधर भाग हो गया, ये इनका सिर भाग हो गया, और ये इनका वक्ष भाग हो गया। वक्ष में 3 सेगमेंट हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब इनमें जो टांग है ना बेटा, वो टांग इनके प्रत्येक वक्ष खंड से बाहर आ रही है। देखो ये इनकी लेग हो गई बेटा, प्रत्येक वक्ष खंड से एक जोड़ी टांग पाई जाएगी। पंखों की बात करें, मध्य व पश्च, ये देखो ये जो मैंने बनाया ना पश्च पंख है, और ये वाले जो विंग्स मैंने बनाए हैं अग्रपंख, ये अग्रपंख है, और ये है बेटा पश्चपंख। तो अग्रपंख इसमें काम नहीं आता बेटा उड़ने के, प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं केवल ये, है ना, ढकने का काम करेंगे ये, जो उदर खंडों को, पश्चपंखों को ढकने का काम करते हैं, इसलिए इनको कवरिंग विंग, एलिट्रा या टैगमिना कहता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम बेटा ये दोनों होंगे, मैं बताऊं देखो आपको, एक तो एलिट्रा होगा और एक टैगमिना होगा। इसको ध्यान रखना आप लोगों को कि एलिट्रा टैगमिना किसको कहता है। एलिट्रा टैगमिना मीजोथोरैक्स से जो पंख बाहर निकलते हैं उनको एलिट्रा या टैगमिना कहते हैं, ठीक है। फ्लाइट विंग बेटा पश्च पंखों को बोलते हैं जो मेटाथोरैक्स से आ रहे हैं। देखो प्रोथोरैक्स में, अब आपसे ये पूछा जाए एक स्टेटमेंट के तौर पर कि बेटा ये बताओ कि जो प्रोथोरैक्स होता है ना, उसमें कितने जोड़ी उपांग होते हैं, तो आप कहोगे सर प्रोथोरैक्स में एक जोड़ी उपांग होते हैं, केवल लेग ही तो होती है। और मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में दोनों में 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, क्योंकि एक जोड़ी तो टांग दोनों में है ही, और एक एक जोड़ी पंख हो गए, ठीक है। तो एलिट्रा या टैगमिना मीजोथोरेसिक विंग को बोलते हैं, फ्लाइट विंग बेटा किसको बोलते हैं, मेटाथोरेसिक विंग को बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ बेटा यहां तक की बातें आपको समझने में आई नहीं आई? इससे कॉकरोच कोई उड़ सकता है? यस सर, बिल्कुल उड़ता है ना कॉकरोच, कॉकरोच उड़ता है, लेकिन सफल उड़ने वाला जंतु नहीं है, क्योंकि ये बेटा चल के ही काम चलाता है, ठीक है। करसोरियल दौड़ता है, ये केवल खतरे के समय उड़ान भरता है, बाकी वैसे नहीं उड़ेगा ये, जैसे पक्षी वगैरह होते हैं ना उनकी तरह नहीं उड़ता है, केवल खतरे के समय उड़ान भरता है ये, ठीक है। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट आपको? नो सर। नो सर। अब देखो आगे ध्यान दो, ठीक है। यहां से बात करते हैं, देखो एक मध्य पतली लचीली पाली जिसे अधोग्रसनी हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, जिह्वा का कार्य करते मुखांगों से घिरी हुई गुहा में पाई जाती है। जो मैंने बताया कि प्रोथोरेसिक कैविटी है ना, प्रोथोरेसिक कैविटी, सॉरी प्रो ओरल, प्री ओरल कैविटी कहते हैं, सॉरी प्री ओरल कैविटी कहते हैं उसको। आगे देखो बेटा, फिर वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष। सिर वक्ष से, ये अलग अलग शब्द है बेटा, सिर वक्ष एक मत समझना, सिर वक्ष से अग्रवक्षक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन या ग्रीवा कहते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी में लिखाई दिया मैंने अभी।
और प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांग पाई जाती है, जिसमें कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस ये खंड होंगे। इसके हिंदी के नाम भी लिखे हुए हैं, कक्षांग, शिखरक, उर्विका, अंतरजंगिका, गुल्फ। अब बताओ ज्यादा बढ़िया होगा ना इंग्लिश वाले नाम याद करें अपन? यस सर। है ना? यस सर। आगे देखो फिर, पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष से निकलता है तथा दूसरा पश्च वक्ष से निकलता है। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष मीजोथोरैक्स से, दूसरा पश्च वक्ष मेटाथोरैक्स से। अग्र पंख जिसको मध्य वक्षीय, जिन्हें प्रवार टैगमीन आच्छद कहते हैं, अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में पश्च वक्ष पंखों से ढके रहते हैं। देखो गलत कर दिया ना, विश्राम अवस्था में पश्च वक्ष पंखों को ढके रहते हैं, है ना? ये से नहीं, पश्च वक्ष पंखों को ढके रहते हैं, ठीक है? इनको ढकने का काम करेगा। आगे देखो बेटा, पश्च पंख पारदर्शी झिल्ली नुमा होते हैं तथा ये उड़ने में मदद करते हैं। ये हमने थोरैक्स रीजन यहां पर पढ़ लिया। बताओ बेटा कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, यहां तक की बातें समझने में आई नहीं है आप लोगों को? यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखें अपन, है ना? ओके सर, नमस्ते। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। नमस्ते सर।